हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में रसायन विज्ञान का पेपर डाल रहा हूँ। इसमें इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताऊँगा। तो दो वीडियो हो सकती हैं, दो वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप पेपर देने जा रहे हो तो पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना पहले ज़रूरी है। ठीक है, आप पेपर सॉल्व करने जा रहे हो पूरा, तो उससे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ते हैं। क्या है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये जो ऑप्शनल दिए हैं, तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में जो सही है उसको आपको लिखना है। ठीक है, जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखना है, न कि टिक लगा के आना है। ठीक है, आंसर डाल के लिखना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, ये जो दिए हैं ये अणु, इनमें से किसके परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इसका आंसर है फोर्थ। ठीक है, NH3। तो चलो बताते हैं NH3 पर कैसे होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये NH3 ले लिया मैंने। इसकी जब मैं स्ट्रक्चर खोलूँगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर बनाऊँगा तो N और H और H। N की जो बाहरी कक्षा है उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं N की बाहरी कक्षा में। ठीक है, H की बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करते हैं, ये एक बॉन्ड बना लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, साझा करके। तो क्या होगा कि इसके पास जो बिना बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हैं, 2। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। मतलब कितने जोड़े हैं हमारे पास, एक जोड़ा है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। अच्छा, इसमें एक और 3 ऑप्शन और दिए, तो उसमें से देखते हैं CH4। ये और बना के दिखाता हूँ। तो C की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक एक H की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करते हैं, एक एक का साया करके एक एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास तो विदाउट बॉन्डिंग एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो लॉन पेयर के लिए तो हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते, तब हम कहते कि हाँ इसके पास एक लॉन पेयर है। तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसके पास नहीं। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। ठीक है, मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है आपका C। ठीक है, क्या मात्रक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अच्छा, आप जानते हो ये तो कौन सा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक पता है क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्या है, सेकंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो इसमें सुक्रोज इसका आंसर है। जो ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड है। ठीक है, और जो सुक्रोज है वो डाइसैकेराइड है। इसका आंसर है C। ठीक है, C इज द राइट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, घा 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलो आपको करके दिखाते हैं। इसका आंसर है C 10 मोल। ठीक है, 10 मोल है इसका राइट आंसर। चलो करके बताते हैं कैसे होता है। तो देखो 180 ग्राम जल, मतलब जो जल का भार, जल का भार हमारे पास कितना दिया है, W कितना है, 180 ग्राम। ठीक है, अच्छा, और जल का जो अणुभार है, जल का
अणुभार। अणुभार कितना है? अणुभार होता है इसका 18। कैसे? वो लिंक निकाल के बताता हूँ। जल का फॉर्मूला होता है H2O, और इसको कैसे लिखते हैं हम? 2 × 1 + 16। ये 16 इसका हो गया अणुभार O का, और H का हो गया 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब इनका हो गया O का परमाणु भार 16 होता है, H का परमाणु भार 1 होता है, तो इस तरह से इसका 18 आ जाता है। ओके, तो जल का अणुभार कितना हो गया? 18। तो मोल पूछा है, कितने मोल हैं, तो मोल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो जल का भार बट्टे जल का अणुभार, W/M। ये क्या है? M है। ठीक है, W/M। W कितना दिया है? 180 ग्राम। M कितना दिया? 18। 18 से 18 कैंसिल एक बार, तो ये कितना आंसर आ गया आपका? 10। ये 10 मोल आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? घटती है। सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट एक आयनिक ठोस है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा है, दूसरे का क। चांदी घनीय समृद्ध संकुलन सीसीपी जालक बनाती है, तो ये यहाँ पे मेन पॉइंट है। ठीक है, सीसीपी जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पीएम, पीएम मतलब पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए यदि Ag 107.9। Ag क्या है? परमाणु भार है। ठीक है, तो चलो इस सवाल को करते हैं हम। ठीक है, तो क्या है, चलो पहले ये देखो इसमें क्या क्या दिया है। जो दिया है उसको पहले लिख लो, और उसके बाद फिर सवाल करते हैं। जैसे क्या दिया है? चांदी के समृद्ध संकुलन सीसीपी जालक बनाती है। ठीक है, एक घनी है, तो सीसीपी का मतलब हो गया जेड की संख्या कितनी? जेड की संख्या कितनी है? अब ठीक है, जो जेड की संख्या है, यहाँ पे देखो जेड की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, मतलब जो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4। ठीक है, अच्छा अब क्या दिया इसमें? जो कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई मतलब ए कितनी है? 408.6 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 408.6 इंटू 10⁻⁻12। 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दिया है। जेड हो गया, ए हो गया। अब देखेंगे और क्या है। जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? कैपिटल एम। वो कितना हमारा? 107.9। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में। और क्या क्या दिया है? और आप जानते हो एन ए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, कितनी होती है? ये तो आपको याद होनी चाहिए। 6.023, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास दी हैं और लिख ली। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखते हैं, रो इक्वल टू जेड इंटू एम बट्टे ए क्यू इंटू एन ए। ओके, अब इसको हटाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो
जेड हमारे पास कितना है 4, ए की वैल्यू इतनी है, एम कितना दिया है इतना, एन ए की वैल्यू इतनी हो गई। तो हमें क्या पूछा है सवाल में, चांदी के घनत्व की गणना, मतलब रो पूछा है, ठीक है, घनत्व की गणना करवा रहा है, घनत्व पूछा है। तो घनत्व का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जेड इंटू एम बट्टे ए क्यू इंटू एन ई। जब आपने पढ़ा होगा चैप्टर तब उसमें बताया होगा। जेड क्या है, परमाणु की संख्या। तो अब इसमें क्या है, वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या होगा, जेड, जेड की संख्या 4 इंटू एम, एम कितना है 107.9, ठीक है, 107.9। तो ये किस में चेंज करना पड़ेगा, ये केजी में चेंज कर दो, जब वो आपने मीटर में चेंज किया है तो ठीक है। तो इंटू 10⁻³ ठीक है, ये केजी में हो गया, ग्राम में दिया था। तो अब आगे क्या है, ए क्यू, ए की वैल्यू कितनी है 408, 408.6 इंटू 10⁻⁻12, और इसका क्यू कर दो इंटू एन ए, एन ए की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा काट पीट के, तो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। तो दूसरे का ख देखिए क्या है, 0 डिग्री C पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, इसका परासर दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे सवाल को, तो पहले लिख लीजिए आपको क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर T कितना दिया है, टेम्परेचर T दिया 0 डिग्री C, सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज कर लो, ठीक है, प्लस 273 कर दो, तो 0 प्लस 273, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 273 केल्विन, ये केल्विन में चेंज हो गया। अच्छा अब क्या दिया है 0.45 ग्राम ग्लूकोज, मतलब जो W है वो कितना दिया, वेट 0.45 ग्राम, 250 ml जल, ठीक है। जो आयतन दिया है वो 250 ml है, तो इसको मैं लीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा 250/1000, ठीक है। अच्छा और क्या दिया है, आर की वैल्यू दी है 0.0821, आर की वैल्यू दी है 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री, डिग्री और मोल, ठीक है। इसके बाद आपको ये सभी चीज़ें दे दी गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, परासर दाब। तो परासर दाब का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। परासर दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। सी क्या है, एक तरह से मोलरता है, आर क्या है, आर कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर। तो आपको सी ज्ञात करनी है, पहले आप सी निकाल लीजिए, ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सी निकालते हैं, सी क्या है, सी इक्वल टू भार बट्टे अड़वार, ठीक है। तो भार कितना हो जाएगा 0.45, अड़वार कितना हो जाएगा, क्या है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का 180 होता है, ठीक है। भार बट्टे अड़वार, और क्या है, ये तो हमारा निकल आया वो मोलरता निकालेंगे तो मोलों की संख्या और आयतन हो जाएगा लीटर में। तो आयतन कितना दिया हमारा 250/1000, 250 1000 बट्टे में तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको काट पीट कर लो, ये 2 पॉइंट है तो 2 जीरो हट जाएंगे, 1 जीरो से ये हट जाएगा, 45 से ये कट जाएगा, 4 बार 25 चौक 100, ठीक है। तो क्या हो गया 1/1000,
100। ठीक है, इसको मैं 0.01 लिख सकता हूँ। जितने जीरो नीचे हो उतना ही पॉइंट इधर को खिसक जाता है। ठीक है, तो ये क्या निकल आया, सी। आर पता ही है, टी पता ही है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पाई बराबर सी की जगह 0.01 इंटू आर की जगह 0.0821 इंटू टी की जगह 273। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 0.224 वायुमंडल। तो 0.224 वायुमंडल। ठीक है, देख लेना ये कैसे किया, समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। निम्न अभिक्रियाओं वाले निम्न अभिक्रियाओं वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको समझते हैं। तो ये देखो, विद्युत वाहक बल, तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। EMF इसका होता है E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, तो कैथोड क्या है इसमें, कैथोड ये है 0.80 और एनोड क्या है 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो कैथोड की वैल्यू रख देंगे 0.80 माइनस 0.76। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये माइनस तो पहले से ऑलरेडी लगा है, ये वैल्यू भी माइनस की है। ठीक है, इसको कोष्टक में बंद करता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया। 0.80 माइनस माइनस प्लस 76, तो कितना हो जाएगा 6, 7 और 8 5 1 5, तो 1.56 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये देखो थोड़ा कम एक्सप्लेन हुआ हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने मतलब चैप्टर अच्छी तरह नहीं पढ़ा है, मैंने अपनी कोचिंग में भी ये सबसे लास्ट में चैप्टर करा है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अच्छा, चौथा आप सवाल देखिए, ऋणात्मक उत्प्रेरण को समझाइए तथा 2 उदाहरण दीजिए। तो ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है, इसको समझिए अच्छी तरह। तो इसके लिए आपको उत्प्रेरक जानना होगा, उत्प्रेरक क्या चीज़ है। तो जैसे कोई अभिक्रिया होती है, रिएक्शन, ठीक है, जब कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के जो वेग होता है उसको, जिसकी वजह से बढ़ाया जा सके या घटाया जा सके, उसी को क्या कहते हैं, हम उत्प्रेरक कहते हैं। और बाद में वो उत्प्रेरक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद वो निकल आए, जैसा डाल दिया जाए वैसा ही निकाल लिया जाए, और अभिक्रिया परिवर्तन हो जाए अभिक्रिया की दर में। ठीक है, जल्दी हो जाए या देर में हो, तो उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और ये घटना होती है, ये घटना कहलाती है उत्प्रेरक। ठीक है, और ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो धनात्मक क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में हम ऐसा उत्प्रेरक मिला दें जिसकी वजह से उसका वेग बढ़ जाए तो उसको तो धनात्मक कहते हैं। अच्छा, ऋणात्मक इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे जब किसी अभिक्रिया में मैं ऐसा उत्प्रेरक मिला दूं जिसकी वजह से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाए, घट जाए, उसको ऋणात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। ठीक है, तो इसी का एक एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल लिख लो, इसमें एग्जाम्पल पूछा है तो समझाइए तक, यहाँ तक तो आपने डेफिनेशन लिख दी, 1 नंबर हो गया। 2 एग्जाम्पल और लिखने हैं तो उसके 1 नंबर, तो 2 एग्जाम्पल लिख, चलो बताता हूँ क्या है एग्जाम्पल। देखो 2KClO3, 2KClO3, ये हो जाएगा MnO2 और डेल्टा। ठीक है, 2KCl प्लस 3O2,
2 हो गए। अच्छा अगला दूसरा है 2SO2 प्लस O2, ये NO इसकी प्रेजेंस में है, और 2SO3। तो ये क्या है, ये प्रेरक है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया के वेग को घटा रहे हैं, इसलिए ये कौन सा उत्प्रेरक कहलाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। अगला पार्ट अगली वीडियो में करेंगे, जो भी बचा है उसको अगली वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक है।